नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है संसदीय व्यवस्था, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम समझेंगे, क्योंकि भारत ने संसदीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया है। तो इसी को आज समझेंगे और सारी बातों को समझेंगे कि आखिर संसदीय व्यवस्था होती क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया पिछले वीडियो तक, वहाँ तक हमने चर्चा की थी कि फंडामेंटल राइट्स तक, कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 51A पार्ट जो है 4A का, वहाँ तक हमने बातें ख़त्म कर ली थी। उसके बाद अगर हम देखें इंडियन पॉलिटी में, तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 से शुरू हो जाता है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर मंत्रिपरिषद इत्यादि, आगे भी संसद और उच्चतम न्यायालय, ये सब जो है क्रम के रखे गए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, संसद, उच्चतम न्यायालय, ये सब क्या है, संसदीय व्यवस्था की एक अंग है, पार्ट है। ठीक है, चूँकि भारतीय संसदीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये सब क्या है, संसदीय व्यवस्था की एक अंग है। तो संसदीय व्यवस्था की जो अंग हैं, उनको पढ़ने से पहले हम एक बार संसदीय व्यवस्था को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पूरे विश्व में शासन करने की कई सारी पद्धतियाँ हैं, उनमें से संसदीय व्यवस्था एक व्यवस्था है। ठीक है, उनमें से संसदीय व्यवस्था एक व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। अगर हम बात करें शासन करने वाली व्यवस्थाओं में, संसदीय व्यवस्था टॉप पे चल रही है। कई सारे देशों ने इसे अडॉप्ट कर रखा है, जैसे ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत। ब्रिटेन ने अडॉप्ट कर रखा है, कनाडा में भी है, जापान में भी, भारत में भी, और भी कई से देश छोटे मोटे, जैसे मान लीजिए नेपाल है, और ये अपना पड़ोसी पाकिस्तान है, और या फिर कह लीजिए बांग्लादेश में भी ये सब व्यवस्थाएं, संसदीय व्यवस्थाएं चल रही हैं शासन के क्रम में। दूसरी व्यवस्था होती है, देखिए, एक अध्यक्षीय व्यवस्था। अध्यक्षीय व्यवस्था, ठीक है, जिसे हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि अमेरिका में है, वहाँ राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति तो राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वहाँ पे जो है राज्य का भी प्रमुख होता है, सरकार का भी प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये अध्यक्षीय व्यवस्था है। तीसरी हमारी है राजशाही व्यवस्था। राजशाही व्यवस्था मतलब वही राजा रानियों वाली, जो पहले ज़माने में हुआ करती थी, ये व्यवस्था। आज के टाइम में भी ये व्यवस्था एग्जिस्ट करती है। एक लोकतांत्रिक विश्व है आज के टाइम में, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये व्यवस्था यहाँ पे लागू है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे लागू है। जैसे अरब कंट्रीज़ में बहुत जगह लागू है, बहुत जगह, हर जगह लागू है। वहाँ पे कौन होता है, प्रिंस होते हैं, प्रिंस, क्राउन प्रिंस, फलाना, ये वो। तो प्रिंस वाली व्यवस्था क्या है, यही सब तो है राजशाही व्यवस्था का प्रतीक। चौथा है हमारा तानाशाही। एक तानाशाह उठ खड़ा होगा, ठीक है, कि नहीं हम ही हैं सब कुछ। ठीक है, डिक्टेटरशिप टाइप की जो है तानाशाही। जैसे कि मान लीजिए जर्मनी में हिटलर हुआ करते थे साहब, उन्होंने जो सोच लिया वही सत्य है, उसके परे सब असत्य है। ये तानाशाह के लक्षण होते हैं। ठीक है, एक तरीके देखा जाए तो डायरेक्टली जो है चाइना में भी तानाशाही है, एक ही आदमी जो है, एक ही पार्टी है, तो वहाँ भी तानाशाही है। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, हम जो डिस्कस करेंगे संसदीय व्यवस्था को, क्योंकि भारत ने जो है संसदीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया है, तो इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आगे जो मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब पढ़ाऊँगा, तो कुछ चीज़ें पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, संसदीय व्यवस्था को। देखिए, संसदीय व्यवस्था को समझने से पहले 2 टर्म आपको समझने पड़ेंगे, एक विधायिका और दूसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी, और विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, तो अगर हम बात करें संसद की, भारत में संसद नई दिल्ली में स्थित है, भारत की संसद। संसद मतलब जो हमारी केंद्रीय, पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है, उसे संसद कहते हैं। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 9, 10, 11 में।
एक होते हैं राष्ट्रपति साहब, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे लोकसभा के सदस्य, लोकसभा होती है। तीसरी हमारी है राज्यसभा। ये 3 अंग होते हैं किसके? संसद के, पार्लियामेंट के, या कह लीजिए केंद्रीय पंचायत के, ठीक है। पंचायत एक बहुत सामान्य सा वर्ड है, तो पंचायत कहना थोड़ा सही नहीं रहेगा, बट ऐसे समझिए पंचायत मतलब पार्लियामेंट को, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। लोकसभा राज्यसभा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लोकसभा क्या है? 543 सीटें हैं आज के टाइम में भारत में। इनके जो सदस्य होते हैं हर 5 साल बाद जो है चुन के आते हैं जनता के द्वारा। ये सब बातें आपने पढ़ी है, ठीक है। और नहीं पढ़ी होगी तो जब आगे मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल्स इसका जो है डिस्क्रिप्शन जो है आप लोग को दूंगा। 543 सदस्य जो है 5 वर्षों के लिए जो है आ जाते हैं। चुनाव होता है हर 5 साल बाद। हर पार्टी के अपने अपने सदस्य जो है उतरते हैं मैदान में। कुछ लोग निर्दलीय भी होते हैं और हमें वोट दो, हमें वोट दो के नारे लगते हैं। इन नारों के क्रम में क्या होता है कि लोग जीत के आते हैं, एक पार्टी की जो है सरकार बनती है, फिर वो सब करते हैं, ठीक है। दूसरा है राज्यसभा। इसमें 250 मेंबर्स हैं। इनका जो चुनाव होता है 6 वर्ष पे होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 वर्ष में सारे आदमी रिटायर नहीं हो जाते, नहीं, सारे आदमी नहीं, 1/3 आदमी रिटायर्ड हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि हर 6 साल में जो है, क्योंकि इनका कार्यकाल एक बंदे का 6 साल होता है जो राज्यसभा से आता है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, इनका प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। इनका जो चुनाव होता है संबंधित राज्य के एमएलए करते हैं, ठीक है, विधायक साहब लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए 543 हो गया। लोकसभा जो होती है जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा में जो है जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जो हमारे राज्य हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश है, अपना उत्तर प्रदेश, बिहार कह लीजिए, महाराष्ट्र कह लीजिए, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पॉपुलेशन होल्ड किए बैठा है। आज के टाइम में 24 करोड़ के अराउंड हम जो है हो चुके हैं। तो भारत में जो सीटों का बंटवारा है वो जनसंख्या के अनुपात में है, इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश के पास मैक्सिमम जो है राज्यसभा सदस्य है। आई थिंक 31 है, देख लेना आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार बिहार, झारखंड बोल रहा हूँ, हाँ, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है, इन सब के पास ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा वाले ज़्यादा हैं, आते हैं यहाँ से चूज के। ये जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, लोग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तीसरी बात है, ये राज्यसभा समाप्त हो गया, ये लोकसभा समाप्त हो गया, ठीक है। अब लोकसभा का जो चुनाव होता है हर 5 साल बाद, उसमें लोग आते हैं। जैसे अभी 2024 का चुनाव हुआ, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। 240 सीटें बीजेपी के खाते में आई, कुछ सीटें एक्स मान लेते हैं जेडीयू के खाते में आई, वाई सीटें जो है टीडीएस के खाते में आई, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू वाली, और जेड सीटें जो है रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं, जनशक्ति पार्टी ऐसा कुछ करके रखा है नाम उन्होंने, उनके पुत्र चिराग पासवान के खाते में आई। जेड मतलब कुछ नंबर्स है यहाँ पे, एक्स वाई जेड मतलब एक्चुअली नंबर मुझे याद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का याद है क्योंकि वो हायर नंबर था, तो मैंने एक्स वाई जेड के नाम से डिनोट कर दिया यहाँ पे। अब क्या है कि जब चुनाव हो जाते हैं तो राष्ट्रपति कहता है कि जिसके पास मैक्सिमम नंबर है, मेजॉरिटी जिसके पास है 272 या 272 से ज़्यादा, वो आए और सरकार बनाने का दावा पेश करे। तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पूर्ण बहुमत नहीं था, तो इन लोगों के साथ, चूँकि ये लोग एनडीए पार्टनर हैं, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, एनडीए, तो इन लोगों ने मिलके सरकार बनाने का दावा पेश किया राष्ट्रपति के सम्मुख, और इनकी लगभग टोटल सीटें 303 हो गई थी, जो कि बहुमत से ज़्यादा हैं।
तो इन्होंने सरकार बना ली। ठीक है, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर पहले भी थे, मोदी साहब फिर से जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, अब जैसे ही प्रधानमंत्री जी यानी मोदी साहब जो प्रधानमंत्री बनेंगे, तब राष्ट्रपति कहेंगे कि मोदी साहब अपनी कैबिनेट ले आओ, चूज करके लाओ। तो मोदी साहब जो है अपनी पार्टी के लोगों से बैठक करके जो है चूज करेंगे कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, कोई स्वतंत्र प्रभार का होगा, कौन हवा मंत्री होगा, कौन पानी मंत्री होगा। ये सब डिसाइड होगा, उनकी इंटरनल टीम करेगी। उसके बाद जो है मोदी साहब अपने आदमियों को लेके चलेंगे कि साहब राष्ट्रपति साहब ये है हमारे आदमी, ये मंत्री बनाना इनको। तो राष्ट्रपति जो है उनको शपथ दिलाएंगे संविधान की। ठीक है, शपथ दिला के उनको जो है मंत्रिमंडल में स्थान देगी, मंत्रिमंडल में। अब यहाँ पे जो है पूरी मंत्रिपरिषद बन जाएगी मोदी साहब की, केंद्र सरकार की पूरी मंत्रिपरिषद यहाँ बैठ जाए। मंत्रिपरिषद शब्द छोटा है बट लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, मोटी मोटा 15% लोग जो है मंत्री बन सकते हैं टोटल लोकसभा सीट के। ठीक है, तो ये हो जाती है संख्या जो है 75। ठीक है, 75 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखते हैं, इतना समझ में आ गया, इनकी मंत्रिपरिषद बन गई, चुनाव जीत के आगे लोकसभा में। अब क्या है, अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को जोड़ दें तो 3, 9, 5 हिसाब 1 सेकेंड 543 है लोकसभा में, 250 यहाँ, 3, 9, 7, 793 जो है सदस्य होते हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है, 793 सदस्य होते हैं। अब इन 793 सदस्यों में से ये संसद है, इसमें 793 सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के। तो पूरे जो संसद होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा, लोकसभा, उनको मिला के जो है विधायिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विधायिका का निर्माण होता है। क्योंकि जो विधान बनाने का पावर है संसद के पास है। भारत में केंद्रीय स्तर पे अगर कहीं विधान बनाने का कोई पावर है तो संसद के पास है। कुछ विषयों में राज्यों के विधान बनाने का अधिकार है, बट कुछ संदर्भों में। ठीक है, तो विधान बनाने कौन कम कर रहा है? संसद कर रही है। कितने कर रहे हैं? 793 लोग मिलके। अब उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ जो है जीतने वाली पार्टी मतलब जो चुनाव मतलब सत्ता में है बीजेपी वाले वही बना सकते, नहीं, सब लोग मिल के बनाते हैं, पक्ष विपक्ष। ठीक है, समर्थन देने वाले, ना समर्थन देने वाले, सब लोग जो है डिबेट करते हैं जब भी कोई नया नियम आता है किसी भी मुद्दे पे। तो अकेले जीती हुई पार्टी जो सरकार में है वह नहीं बनाती, सब लोग मिल के डिस्कशन करते हैं। कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है, कोई अपना तर्क रखता है, कोई अपना। आप संसद की कार्रवाई देखते हैं कितनी भसड़ होती है। फलाने कुछ कह रहे हैं तो स्पीकर अलग जो है बैठे बैठे अरे खड़गे जी आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो खड़गे जी अलग खड़े हो जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी तभी है नहीं, चुनाव हार गए हैं बंगाल से, तो वो है नहीं, वो हर बात पे खड़े हो जाते थे। ठीक है, तो सभी सदस्यों को मिला के क्या बनती है? विधायिका। और इनमें से कुछ सदस्यों को जिनको मंत्री बनाया जाता है वह होती है कार्यपालिका। मतलब सभी सदस्यों को मिला दिया जाए तो विधायिका बन जाती है। उनमें से जितने सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी उसे कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। सारे सदस्य पक्ष विपक्ष सारे मिल गए, वह हो गई विधायिका। और जो है जितने सदस्य मंत्री बन जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ, उसे कहते हैं हम कार्यपालिका। कार्यपालिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे देश में काम को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना। ठीक है, आप ये बात समझ गए होंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका को, कार्यपालिका और विधायिका को। न्यायपालिका मुंह से निकल गया तो न्यायपालिका बताता हूँ। न्यायपालिका इन सबसे अलग है। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका वो एकदम अलग होती है। ये कानून बनाएंगे तो न्यायपालिका उस कानून को चेक करेगी। रिव्यू पावर है, समीक्षा जो है शक्ति है।
अभी जैसे वर्क प्रॉपर्टी एक्ट पास हुआ संशोधन वाला, जेपीसी कमेटी ने पास किया, संसद ने पास किया, सब कुछ हो गया, राष्ट्रपति ने ठप्पा मार के कानून बना दिया। लेकिन कुछ लोग बड़े होशियार टाइप के होते हैं ना, तुष्टिकरण की आदत होती है कि नहीं नहीं साहब मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है। संसद और उच्चतम न्यायालय पहुंच गए और उच्चतम न्यायालय उसको अभी स्टे लगाए रखा है, उसको रिव्यू कर रहा है। ठीक है, तो न्यायपालिका जो होती है, सर्वोच्च न्यायालय, अपनी रिव्यू पावर के माध्यम से समीक्षा करने वाली जो पावर होती है, अगर उसमें कुछ कमियां पाएगी कानून में, उसको रद्द कर सकती है। यही है न्यायपालिका का काम। बाकी न्याय देना, वो सुनना मुकदमा, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये बातें हैं। अब इसको मिटाते हैं, फिर समझते हैं संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या होती है। तो हमने देखा अभी तक कि क्या होती है विधायिका और क्या होती है कार्यपालिका, दोनों के अंतर को समझ लिया था। पूरी संसद के सदस्यों को मिला के विधायिका बनती है और उनमें से जो नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, वो कार्यपालक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों पे जो है संसदीय व्यवस्था को डिस्क्राइब किया गया है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका जो कुछ भी काम करेगी, अपनी नीति निर्माण जो भी करेगी, काम करेगी ग्राउंड पे, उसकी जवाबदेही होगी कहाँ, विधायिका में, विधायिका के प्रति। ठीक है, विधायिका के प्रति मतलब संसद के दोनों पटलों पे। ठीक है, जैसे हर साल जब बजट प्रस्तुत होने वाला होता है तो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद में होता है, किसी सदन में नहीं होता, सेंट्रल हॉल होता है, उसमें होता है, क्योंकि राष्ट्रपति सदन की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता। तो वह जो है क्या कहते हैं, अपनी सरकार, राष्ट्रपति जो है अपनी सरकार की उपलब्धियों को जो है पटल पे रखता है। अब लोग कहेंगे कि भाई राष्ट्रपति की सरकार कहाँ होती, हमारे देश में तो मोदी सरकार है। नहीं, असल में क्या होती है, सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो राष्ट्रपति की ही होती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च शीर्ष पे बैठा हुआ है। जैसे एक महाराज पहले बैठते थे ना सर्वोच्च गद्दी पे, और इस साइड कुछ नेता, इस साइड कुछ मंत्री, उनमें से एक मेन होता था प्रधानमंत्री, उन सब का लीडर। तो हमारे यहाँ क्या है कि वो जो राष्ट्रपति बैठा है महाराज, वो सिर्फ नाम मात्र का है, वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री है, सारा काम वो करेगा। ठीक है, लेकिन जब ब्यौरा देना होता है भारत में, तो राष्ट्रपति स्वयं जो है हर साल बजट पे आते हैं, क्योंकि काम में इन्वॉल्व नहीं होते, नेतागिरी नहीं करते, वोट नहीं मांगते, ये सब काम नहीं उनका, ये सब पार्टी वाले करके आए। ठीक है, तो वो अपना ब्यौरा देते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी जब चीज़ों को रखते हैं पटल पे, तो उनको भी जवाबदेही देनी पड़ती है। ठीक है, इनकी जो है अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति, विधायिका के प्रति। विधायिका कई तरीके से जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है कि भैया बहक मत जाना, ठीक है तुम सत्ता में हो, तुम्हारे पास बहुमत है, बहकने नहीं दूंगा, तुम कुछ भी गड़बड़ करोगे विधायिका के लोग टूट पड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ मान लीजिए कि मान लो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आज के टाइम में, और अब चूंकि 75 आदमी ही मंत्री बन सकता है 15%, तो ऐसा तो नहीं बीजेपी के सारे लोग बन जाएंगे मंत्री, सब लोग तो नहीं बनते। तो जो लोग मंत्री नहीं बनते हैं वह सब क्या है, विधायिका के अंग तो होते ही हैं, तो वह भी जो है अपनी सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई हमारे गांव में एक बड़ी नहर है, वहाँ पे जो है पुल जो है मरम्मत मांग रहा है, उस ओर जो है मैं अपना आप लोग का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूँ कि उसकी मरम्मत कराइए, नया बनवाइए, वरना ख़राब हो जाएगा। अगर इस बारे मैं बोल के गया मान लो एज ए MP, तो अगर काम नहीं हुआ तो अगला जब सेशन लगेगा तो फिर मैं उस मुद्दे को उठा सकता हूँ। विपक्ष तो उठाएगा ही उठाएगा, मैं भी उठा सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार जो है संबंधों के हेरफेर में संसदीय व्यवस्था काम करती है। आपने देखा होगा प्रश्नकाल चलता है, ठीक है, शून्यकाल चलता है, स्थगन प्रस्ताव आता है, ये सब क्या है, विधायिका जो है इसी के माध्यम से जो है कार्यपालिका से प्रश्न पूछती है पूरी तरीके से कि
जो हमारी कार्यपालिका है विधायिका के प्रति जो है अकाउंटेबल है। ठीक है, इसीलिए जो है संसदीय व्यवस्था अच्छी होती है, क्योंकि इसमें उत्तरदायी सरकार का निर्माण होता है। इससे जो है उत्तरदायी सरकार का, कि सरकार में है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जवाब देना पड़ेगा। अब तो लोग ज़्यादा जवाब मांगते हैं, मोदी साहब जब से आए हैं। पहले लोग तो राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। जब मैं कॉलेज वगैरह टाइम में हुआ करता था तो भारत में एक नैरेटिव बनाया गया था, और बड़े बड़े जो है धुरंधर बल्लेबाज जो है राजनीति के, उनके द्वारा बनाया गया एक नैरेटिव था कि देखिए, नैरेटिव क्या था कि देखिए साहब, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना वो राजनीति से मतलब नहीं रखते, उन्हें राजनीति से इंटरेस्ट नहीं है। तो इस नैरेटिव से क्या होता है कि जो भारत का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है, ना वो वोट करता, ना डिबेट करता, ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता, बस काम धंधे से आया, इधर उधर जाके क्रिकेट खेला, ये खेला, वो खेला, वाइफ के साथ घूमने गया, बच्चों के साथ घूमने गया, दारू पी के सो गया। उसका यही जो है वो था। इतनी क्वेश्चनिंग जो आज मोदी साहब के टाइम में होती है, मोदी जवाब दो, मोदी ये दो, मोदी वो दो, पहले कोई नहीं करता था। मनमोहन सिंह तो बोलते ही नहीं थे, तो पूछे वो। ठीक है, तो अब जो है युवा हमारे देश का, हम और आप जैसे लोग भारत की सरकार से पूछते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, सोचते हैं कि ये सही है, ये गलत है। पहले राजनीति में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है संसदीय व्यवस्था जो है काम करती है, उत्तरदायी सरकार का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा लीड करता है, या पहले पूरी कैबिनेट लीड करती है सरकार को, तो इसलिए इसको कैबिनेट सरकार भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री सरकार भी बोल देते हैं। अब प्रधानमंत्री सरकार नहीं बोलते, प्रधानमंत्री का नाम के साथ सरकार बोलते हैं। जैसे कि अभी मोदी साहब की है मोदी सरकार, इससे पहले मनमोहन साहब की थी मनमोहन सरकार, उससे पहले इंदिरा जी वगैरह थी, सब अटल जी, अटल सरकार, इंदिरा सरकार, राजीव सरकार, इस प्रकार से जो है नाम चलता है। ठीक है, अब इसी के विपरीत हमारी जो अध्यक्षीय व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल वाली, इसमें भी वही होती है, विधायिका होती है। आप अमेरिका वगैरह की संसद के बारे में, या कह लीजिए अमेरिका की जो कांग्रेस है उसकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, विधायिका ने अगर कोई कानून बना दिया तो कार्यपालिका उस पर काम करना शुरू कर देती है। विधायिका और कार्यपालिका कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, ध्यान रखिएगा, विधायिका से ही कार्यपालिका है। एक डब्बा बनाइए, इसमें 100 आदमी बैठा दीजिए पूरे डब्बे में, 100 में से 20 आदमी इस डिब्बे में रख दीजिए। ठीक है, 100 में से 20 आदमी ये घेर दीजिए, तो ये भी हो गई कार्यपालिका 20 वाले, और पूरा हो गए विधायिका। तो अमेरिका में जो अध्यक्षीय व्यवस्था चल रही है वहाँ पे विधायिका जो है कानून बना दी, कार्यपालिका काम पे लग गई। काम हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब विधायिका के प्रति जो है कोई उत्तरदायी नहीं है सरकार ये। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ना अकाउंटेबिलिटी है विधायिका के प्रति, कुछ काम करो बताना पड़ेगा, पटल पे रखना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए आप देखिए संसद की सदन में से कोई वीडियो आता नहीं सोशल मीडिया पे, डिस्कशन हो रहा बहुत लंबा ये वो, क्योंकि जवाबदेही नहीं है। तो ये अंतर होता है, इसे गैर उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। गैर उत्तरदायी क्यों? इसलिए कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, कोई उत्तरदायित्व है ही नहीं कार्यपालिका का। तो ये दोनों जो फॉर्मेट है, शायद संसदीय वाला या फिर अध्यक्षीय वाला, दोनों जो है कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पे जो है चलती हैं। भारत में चूँकि इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि भारत एक डिबेट वाला देश है। भारत में डिबेट बहुत होता है, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। बस किताबों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है कि भारत डिबेट वाला देश है, ये वाला देश है। आज कुछ भी कह लीजिए, हम यूरोपियन कंट्रीज से पीछे तो है ही हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, तो बहरहाल जो भी है, ये जो है डिबेट वाला चूँकि देश है भारत, तो इसलिए जो है संसदीय व्यवस्था को जो इन्होंने अप्लाई किया। और अप्लाई करने के पीछे और भी कई कारण थे, क्योंकि पहले ब्रिटिशर थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी यही व्यवस्था अप्लाई कर रखी थी।
तो संविधान निर्माण करने वालों ने इसी को जो है कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि ये फैमिलियर हो चुके थे हम इस व्यवस्था से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मान लीजिए संसदीय व्यवस्था हटा के हम अध्यक्षीय व्यवस्था 1947 में लागू करते, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो वो हमारे लिए एक तरीके से नहीं रहती पूरी तरीके से। उस फॉर्मेट में हम शायद उसका सेटल ना हो पाए। और नेहरू जी जैसा मतलब परिवारवादी जो है आदमी मुख्य प्रधानमंत्री था, तो हो सकता है अच्छे से चीज़ें एग्जीक्यूट ना हो पाए। अब देखिए, कोई कितनी भी तारीफ कर ले, नेहरू जी तो थे परिवारवादी ही ना। ये कांग्रेस पार्टी आज जो चल रही, नेहरू गांधी, पुरानी गांधी हैं तो ये परिवारवादी ही, ठीक है। तो हो सकता है अच्छे से काम न कर पाती, इसलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने इस व्यवस्था को जो है अडॉप्ट किया। तो आई होप आप समझ गए होंगे संसदीय व्यवस्था किन संबंधों के आधार पर काम करती है। इसकी बहुत सारी विशेषताएँ हैं जिसको मैं अगले वीडियो में समझाऊँगा। तो इसमें इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।